हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैं अनूप शर्मा और हाजिर हो गया अपने कमेंटमेंट के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के साथ। और वो एसएचएम का अगला पार्ट यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यानी अगर हम किसी ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें और उसे ऑसिलेट करवाएं तो क्या कहेंगे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया इस स्प्रिंग से। यानी इस स्प्रिंग से कनेक्ट करके इस ब्लॉक को हमने ऐसे छोड़ दिया तो इसका मास कितना है? m। पहले जब स्प्रिंग ऐसे रही होगी, इसकी नेचुरल लेंथ हुआ करती थी l। अब हमने इसमें जब ब्लॉक को हैंग कर दिया तो ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा इसमें mg, जिसकी वजह से स्प्रिंग में देखो इतना डिफॉर्मेशन डेवलप हो गया x। अब x डिफॉर्मेशन डेवलप होगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा kx, और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है kx वो mg को बैलेंस कर लेगा। यानी इस वेट को बैलेंस कौन करेगा? तो हम लोग कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स ने इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस कर लिया फिर क्या होगा? कहेंगे ये ब्लॉक तो अब ऐसे ही हैंग करके रखेंगे, ऐसे ही रहेगा, कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस ब्लॉक में हमने अपनी तरफ से एक फोर्स लगाया। यानी हम क्या हो गए? एक्सटर्नल एजेंट, और हमने इस पे फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना वेट हो गया mg, जिसकी वजह से ये ब्लॉक थोड़ा सा और डिफॉर्म हो गया y। पहले कितना स्ट्रेच हुआ करता था x, तो अब हम कहेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होना चाहिए के एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे यानी एक्सटर्नल एजेंट एफ एक्सटर्नल जो अभी हम लोगों ने लिखा, यानी एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स प्लस mg, ये दोनों मिलकर के बैलेंस कर रहे होंगे के एक्स प्लस के वाई। यानी स्प्रिंग का फोर्स ऊपर हो गया के एक्स प्लस के वाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा अपना फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स प्लस mg जो ब्लॉक का वेट है, वो दोनों डाउनवर्ड हो गए। अब यहाँ अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यानी ये जो हम लोगों ने पहले लिखा था इक्विलिब्रियम के लिए, तो इस इक्विलिब्रियम के लिए जो हमने लिखा था kx इज इक्वल टू mg, तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि mg और kx तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल हो गए तो बचा क्या? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो हो गया भाई के बाई। अब जब तक हम इसको पकड़ के रखेंगे तब तक ये ब्लॉक यहाँ पे रुका रहे। जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही फोर्स इस स्प्रिंग में एक्स्ट्रा जनरेट होगा, किधर? ऊपर की तरफ। यानी उस समय ये जो एक्सटर्नल फोर्स है यही रेस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और कितना हो जाएगा? माइनस के। तो इसे हम लिख सकते हैं m d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो यहाँ से मिल गया हमें d2y अपॉन dt स्क्वायर जो हो गया भाई माइनस के बाई m इंटू वाई। और यहाँ जो k बाई m है, ये k बाई m क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? रूट k बाई m, और यहाँ टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई k। देखिए ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल नहीं हुआ। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें कर क्या सकता था? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली कैन चेंज द मेन पोजीशन, केवल ये मेन पोजीशन को चेंज कर सकता था और कुछ नहीं। तो यहाँ जो टाइम पीरियड है अभी भी कितना है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k, जैसा हम लोगों ने पिछले टर्म में डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। आज भी वही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं इसी में। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसे कह दिया गया कि ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हमने कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक पे चार्ज रख दिया हमने प्लस क्यू,
और इधर जनरेट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो जनरेट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स लगाएगी चार्ज पे। तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया भाई QE। तो ये जो QE है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, KX। तो यहाँ QE इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, KX। अब अगर इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर इस पे फोर्स लगा के इसे स्ट्रेच करता, तो अब इस पे एक नहीं दो फोर्स होते, एक हो गया था एक्सटर्नल एजेंट और दूसरा हो गया था QE। तो स्प्रिंग भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच होती, कितनी, x प्लस वाई होती। और इसके लिए भी हम लिख सकते थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू QE प्लस F एक्सटर्नल। और यहाँ से अगर QE और KX बराबर हैं तो हम कहते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, KY। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो गया KY। लेकिन जब ये एक्सटर्नल एजेंट अपना फोर्स हटाएगा तो फिर इतना ही एक्स्ट्रा फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट होगा जो रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में है तो कितना हो गया, माइनस KY हो गया। और इस रेस्टोरिंग फोर्स को अगर हम लिखें कि d2y अपॉन dt स्क्वायर m d2y अपॉन dt स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस KY। यानी यहाँ भी d2y अपॉन dt स्क्वायर मिल गया हमको माइनस k/m/y। तो ओमेगा स्क्वायर देखिए यहाँ भी हो गया k/m। तो हम कह सकते हैं कि t इक्वल क्या होगा, 2π√m/k। यानी जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड है वो इन फोर्स से इंडिपेंडेंट हो गया। समझ गए, ये कर क्या सकता है कि भी केवल इस पार्ट के यानी इस ब्लॉक के मेन पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे डिस्कस करने के लिए यानी एक मोटा मोटा सा आइडिया, अगर ब्लॉक हमारा ऐसे तो भी इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k। और अगर ये ब्लॉक हमारा ऐसे ग्राउंड पे ऑसिलेट कर रहा है तो भी हम इसके टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे, t इज इक्वल 2π√m/k। यानी दोनों ही कंडीशन में ये टाइम क्या हो गया भाई, सेम हो गया। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग होगी तो क्या करेंगे। अब एक से ज्यादा अगर स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट है तो फिर हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की अगर बात किया जाए तो किसी दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में, आज आपको शॉर्ट में बताते हैं भाई। तो देखिए कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन होता है एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए एक स्प्रिंग ये हो गई, दूसरी स्प्रिंग हमने यहाँ से ये लगा ली और इन दोनों को एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिया इसको, ये K1 है और ये कांस्टेंट हो गया K1। अब ये सिस्टम तो ऐसे ही रखा होगा, लेकिन अगर इस पे कोई एक्सटर्नल एजेंट इस तरीके से फोर्स लगाना शुरू करे और ये फोर्स अप्लाई करके इस सिस्टम को स्ट्रेच कर दे। अब स्ट्रेच कर दे, कितना स्ट्रेच कर दे, तो ये हमने देखिए इसको स्ट्रेच करना शुरू किया, इसको भी हमने थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया और कह दिया ब्लॉक हमारा यहाँ आ गया और ये फोर्स। तो भाई देखिए यहाँ पे पहले ब्लॉक की ये पोजीशन थी, अब ये हो गई, यानी कितना हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, x। अब x डिस्टेंस अगर हमने इसे स्ट्रेच किया हुआ है तो इन दोनों स्प्रिंग का जो डिफॉर्मेशन है वो क्या हो गया, सेम हो गया। यानी अगर कॉम्बिनेशन में हमारे जितनी भी स्प्रिंग है सबके कंप्रेशन या इलोंगेशन सेम होंगे तो हम कहेंगे कि सब स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए डिफॉर्मेशन सारी स्प्रिंग में सेम है बट स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है, K1 और K2। लेकिन
इलोंगेशन यानी डिफॉर्मेशन जो है वो दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पे देखिए जितना फोर्स हमने इधर लगा रखा F, वो इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा K1x, और इधर क्या दिख रहा है K2x। तो यहाँ F इज इक्वल हो गया भाई K1x प्लस K2x। तो F अपॉन x यहाँ पे कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 होगा, और F अपॉन x क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो गया K1 प्लस K2, यानी K इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 जितनी भी स्प्रिंग्स ऐसे लगी हुई हैं सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। अब देखिए यहीं पे अगर कह दिया जाए कि K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू Kn, और सब की वैल्यू क्या है K, तो यहाँ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा N। अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया N के। ऐसी कंडीशन में, इतनी बात क्लियर हुई, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक सिंगल स्प्रिंग मैंने लगाई जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, और यहाँ से हमने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई K। लेकिन अगर हम ऐसा ही सिस्टम बनाते बट उसमें हमने कितनी स्प्रिंग लगा दिया n, यहाँ पे हमने जो कनेक्ट किया है वो है n आइडेंटिकल स्प्रिंग, और सब के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K। अब यहाँ अगर हम K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा n के, और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई K हो जाएगा, और n की होगा, तो t इक्वल क्या हो जाएगा, कहेंगे t नॉट अपॉन रूट m। यानी अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी जल्दी जल्दी ब्लॉक हमारा ऑसिलेट करेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, कोई चीज नहीं। फिर देखते हैं हम लोग, अब अगर हम यहीं पे कुछ इस तरीके का देखें कि यहाँ पे हमने कह दिया है कि ये स्प्रिंग हो गई, फिर हमने आपसे कहा ये ब्लॉक हो गया, और ये दूसरी स्प्रिंग। यहाँ पे देखिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया K2 हो गया। अब अगर हम इसे किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए ये तो हो गई इसकी मेन पोजीशन रिलैक्स पॉइंट, इधर हमने इसको कंप्रेस कर दिया x डिस्टेंस, तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी x डिस्टेंस, तो ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगी x डिस्टेंस, यानी यहाँ पे इनकी जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी कि जो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है उसका भी फोर्स इधर हो गया भाई K2x, और ये स्ट्रेच हो रही है तो इसका भी फोर्स इधर हो गया K1x, तो यहाँ भी K इक्विवेलेंट क्या हो गया भाई K1 प्लस K2 होगा, और इसका भी जो टाइम पीरियड है वो होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई K इक्विवेलेंट, यानी K1 प्लस K2। यानी केवल हमें देखना क्या है, हमने इधर स्ट्रेच किया तो इसमें कंप्रेशन हुआ x और इसमें इलोंगेशन x हुआ, यानी इन दोनों स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन क्या है सेम। अगर डिफॉर्मेशन सारी स्प्रिंग में सेम है तो वो सारी की सारी स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात हम आपको और बता देते हैं जिसका कोई, यानी अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप सिस्टम में जितनी भी स्प्रिंग है उनमें से कोई एक स्प्रिंग कट कर दो, यानी अगर हम इसको कट कर दें तो सिंगल स्प्रिंग की दम पे ये ब्लॉक हमारा ऑसिलेट करेगा, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम कट कर देते और मोशन स्टॉप हो जाता तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक मोटा मोटा सा आइडिया है बेसिक सा पैरेलल और सीरीज समझने का, तो ये बात समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात किया जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक तो ये स्प्रिंग होगी, फिर दूसरी स्प्रिंग हमने कनेक्ट कर दी यहाँ पे। चलो अब इससे हमने कनेक्ट कर लिया भाई एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक को हमने स्ट्रेच करना शुरू किया एफ फोर्स लगा के। तो जब एफ फोर्स लगा के इसे हम स्ट्रेच कर रहे होंगे तो कुछ देर के बाद हमें जो कंडीशन दिखेगी वो कुछ ऐसी होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्प्रिंग स्ट्रेच होंगे तो ब्लॉक हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। अब ब्लॉक अगर हमारा यहाँ पहुंच गया तो देखिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो इसमें जो इलोंगेशन हुआ वो कितना हो गया x1, और इसका डिफॉर्मेशन क्या हो गया x2। टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो गया x। अब इस जो टोटल डिफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ उसमें इन दोनों स्प्रिंग के जो इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन है वो शामिल है, यानी x इक्वल क्या होगा, हम कहेंगे x1 प्लस x2 होगा। अब फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये जो स्प्रिंग होती है वो कैसी होती है, आइडियल स्प्रिंग होती है। अब देखिए आइडियल और नॉन आइडियल की बात आ गई, तो अभी तो हम लोग बात करते हैं आइडियल की। आइडियल स्प्रिंग का मतलब होता है मासलेस। अब मासलेस स्प्रिंग है यहाँ पे, तो फिर इस पूरी अगर इसकी जगह पे स्ट्रिंग होती थी, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कहते थे मासलेस स्ट्रिंग है, पूरी स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा सेम। आज भी हम वही बात कहेंगे, ये स्प्रिंग आइडियल है, मासलेस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह जो टेंशन होगा यानी फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर ईच स्प्रिंग रिमेन सेम बट डिफॉर्मेशन विल बी डिफरेंट। तो यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स सेम हो गया, यानी हम कहेंगे सब के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स सेम है, तो F क्या हो गया K1 x1, तो यहाँ x1 मिल जाएगा आपको F अपॉन K1। और सेम फोर्स से दूसरी स्प्रिंग भी हमारी स्ट्रेच हो रही है, तो इसका डिफॉर्मेशन x2 क्या हो गया F अपॉन K2। अब अगर हम इस x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये हो गया F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2, ऐसी तीसरी होती तो F अपॉन K3, और बहुत सारी स्प्रिंग होती इनको अरेंज करते तो ये भी हो गया था F अपॉन K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सिस्टम होगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग जैसे कैपेसिटर को ऐड किया करते हैं पैरेलल में C1 प्लस C2, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2, एग्जैक्टली सेम हम लोग स्प्रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है वो मैच करता हुआ है किसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से, तो वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम कहें कि यहीं पे कि K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू Kn, और इन सब की वैल्यू हो K, तो K इक्विवेलेंट फिर क्या हो जाएगा K/N, यानी तब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा K/N। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात समझ गए तो फिर देखते हैं थोड़ा सा, यानी हमने आपसे कह दिया कि यहाँ पे तो हमने एक स्प्रिंग लगाई और इस एक स्प्रिंग से इस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए 2π√m/K। लेकिन अगर हम यहाँ पे बहुत सारी स्प्रिंग कनेक्ट कर दें, 1 2 3, इस तरीके से हमने यहाँ कितनी स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, n स्प्रिंग। अब अगर n स्प्रिंग है, सबके स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो इनका जो K इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा K/N हो जाएगा। अब टाइम पीरियड अगर हम लिखें तो ये होगा 2π√m/K/N, तो ये हो गया भाई 2π√NM/K, यानी T इक्वल कितना हो गया T0√N। तो अगर हम N आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर दें, कहाँ पे, सीरीज में कर दें, तो कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो सिंगल स्प्रिंग के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स, √n टाइम्स। n क्या है, नंबर ऑफ स्प्रिंग। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहीं पे अगर हम सीरीज की बात कर लें,
सीरीज कैसे पहचानेंगे? अभी मैंने कहा था किसी एक स्प्रिंग को कट कर दो। अब अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें तो ब्लॉक हमारा ऑसिलेट करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये सारी की सारी स्प्रिंग क्या हो गई? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई। इतनी बात आप समझ गए होंगी। अब इन सीरीज और पैरेलल को एसएचएम में यानी मल्टीपल स्प्रिंग्स को कनेक्ट करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है। तो अगर वो बातें हम समझ लेते हैं तो कॉम्बिनेशन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक पुली बना दी और ये मासलेस है। यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लगाई और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के और इस पे एक ऐसे ब्लॉक हैंग कर दिया जिसका मास है। अब ये ऐसे तो ऑसिलेट करेगा नहीं। अब अगर ये ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा तो क्या करेंगे? हम इसको इधर फोर्स लगा के स्ट्रेच कर देंगे। हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना यहाँ पे टेंशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ जो टेंशन है वो कितना होगा? फोर्स के बराबर। फोर्स कितना होगा? टेंशन के बराबर। तो अब इस स्प्रिंग को जो स्ट्रेच करने वाला टेंशन है वो क्या होगा? टी होगा। अब इस टी की वजह से अगर स्प्रिंग हमारी इधर स्ट्रेच हो गई एक्स तो ये ब्लॉक फिर हमारा नीचे कितना जाएगा? एक्स जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टी है ये हो गया भाई के एक्स। तो टी इक्वल हो गया के एक्स और टी कितना जो जनरेट हुआ एक्स्ट्रा टेंशन वो कितना है भाई? एफ के बराबर। तो एफ यहाँ पे क्या हो गया? के एक्स हो गया। अब रेस्टोरिंग फोर्स में हम लोग क्या लिखते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया भाई के एक्स। तो यहाँ से देखो ओमेगा मिल गया रूट के बाई एम और टी इज इक्वल क्या हो गया? 2 पाई रूट एम बाई के। अब आप कहेंगे इस बार इस तरीके का तो हम कई बार देख चुके हैं, इसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं है, वही है जो आपने देखा वही है। अब एक फिगर और आपको दिखाते हैं शायद। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी और इस स्प्रिंग से ये पुली लगाई, ये स्ट्रिंग लाई और इसमें से एक ब्लॉक को हैंग करके रख। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये क्या ऑसिलेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर जो mg होगा वो उस टेंशन से क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इन दोनों टेंशन को किसने बैलेंस कर दिया? स्प्रिंग में बैलेंस कर दिया। तो ये तो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसे ऑसिलेट कराना है। अब कराना है तो फिर हमें यहाँ पे कुछ फोर्स लगाना होगा। अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो इस स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट। अब एक्स्ट्रा टेंशन जो यहाँ पे जनरेट होगा वो हो गया टी। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो टी है वही एफ है, जो एफ है वो टी। अब यहाँ पे फिर वही एक्स्ट्रा टेंशन टी, ये हो गया टी। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने वाला कितना हो गया? 2t हो गया। तो स्प्रिंग को जो स्ट्रेच करने वाला फोर्स है वो हो गया 2t। और अगर स्प्रिंग में फॉर्मेशन हो गया x तो फिर 2t इक्वल क्या होगा? kx और टेंशन कितना हो जाएगा? kx बाई 2। तो F इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया भाई? kx बाई 2। अब देखिए ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अगर ये अपर जो स्प्रिंग है हमारी डाउनवर्ड आती है x यानी ये पॉइंट अगर नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया कितना? x। तो x स्ट्रिंग इधर और x स्ट्रिंग इधर यानी ब्लॉक हमारा जाएगा डाउनवर्ड और कितना जाएगा? 2x जाएगा। यानी ये जो ब्लॉक ऑसिलेशन करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 2x हो गया। वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो फिर इस फोर्स को हम लोग लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2x और ये हो गया भाई kx बाई 2। तो यहाँ से ओमेगा मिल गया हमको रूट k बाई 4m और टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट 4m बाई k। यानी यहाँ पे अगर हम केवल इन दो फिगर को ही आपस में कंपेयर करें, केवल दो फिगर, तो देखिए यहाँ इस केस में जो स्प्रिंग का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो तो k है। यानी जिस स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्ट है उसी स्ट्रिंग में जो स्प्रिंग लगी हुई है उस स्प्रिंग का देखिए इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बट इस केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था m बाई के, अब क्या हो गया? 4m बाई के। यानी अगर इस तरीके से स्प्रिंग लगी होगी
तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी कॉम्बिनेशन में वो के नहीं है, क्या हो गई, के बाई 4 हो गई। यानी इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्प्रिंग है इस समय इस कंडीशन में, वैसे तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, बट इस कंडीशन में जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो क्या होगी, के बाई 4 होगी। तो के बाई 4 होगी। और उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात समझ गए तो दूसरा दिखाते हैं हम आपको यहीं पे। तो यहाँ जैसे ही हम आ गए, इस बार हमने आपको ये दिखाई स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग देखो इस पुली में लगी हुई है और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और फिर हमने यहाँ से एक ब्लॉक इसमें लगाया ऐसे, और एम। क्या अभी अभी हमारा ऑसिलेट करेगा सिस्टम, कहेंगे अभी भी नहीं करेगा। कब करेगा, कहेंगे पहले आप थोड़ा स्ट्रेच तो कीजिए, जब आप स्ट्रेच करके इसे छोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो इसके लिए अब हम इसे जब स्ट्रेच करेंगे फोर्स एफ लगा करके, तो यहाँ कुछ टेंशन जनरेट, और ये जो टेंशन है ये टेंशन कितना होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो ये टेंशन है तो यहाँ पे फिर टेंशन कितना हो जाएगा, टी बाई 2, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन ट्रांसफर होगा, टी बाई 2। तो इस बार जो टी बाई 2 टेंशन है वो स्ट्रेच करने का काम करेगा। तो स्प्रिंग अगर इधर डिफॉर्म होके आगे कितना, एक्स, ये हो गया टी बाई 2 इज इक्वल के एक्स। तो टेंशन यहाँ पे फिर हो जाना चाहिए 2 के एक्स। अब टेंशन तो हो गया भाई 2 के एक्स, लेकिन जब ये स्प्रिंग हमारी एक्स स्ट्रेच होगी, एक्स डाउनवर्ड, तो आधी स्ट्रिंग देखिए ये कंडीशन है। अब यहाँ पे ये पुली होगी, ये हमने लगा रखी है स्प्रिंग, तो अगर इसको हम इधर से एक्स स्ट्रेच करवाएं तो ये आधी घूम के इधर चली जाएगी, यानी आधी घूम के इधर चली गई तो ब्लॉक हमारा नीचे कितना जाएगा, फिर एक्स बाई 2। तो ये जो टी है यही फोर्स है, यानी एफ इज इक्वल टू क्या है, टेंशन। तो यहाँ फोर्स क्या हो गया भाई 2 के एक्स, और फोर्स को हम लोग क्या लिखते, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया भाई 2 के एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया भाई 4 के बाई एम, और टी ओमेगा हो जाएगा फिर रूट 4 के बाई एम, और इसका टाइम पीरियड अगर लिखें तो ये होगा 2 बाई अंडर रूट एम अपान 4। देखिए स्प्रिंग का तो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, बट ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा अरेंजमेंट आप बनाएंगे, ऐसा अरेंजमेंट आप तैयार करेंगे, तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है स्प्रिंग की वो कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई, यानी कितनी हो गई, 4 के हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो अब अगर हम कोई कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्प्रिंग कनेक्ट है, तो या तो स्प्रिंग पुली से ऐसे लगी हो, या फिर दूसरा फिगर जो मैंने बनाया था, यानी कॉम्बिनेशन में कैसी होंगी, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। यानी ये 3 बेसिक आइडिया है, जो एक हमने ऐसे बनाई अभी, तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट क्या बताया मैंने, इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई, के। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने आपको ऐसे दिखाया, जो पुली लगा रखी थी ऐसे, और इस तरीके से जो हमने बना रखा था सिस्टम, इसके लिए के की जो इफेक्टिव वैल्यू मिली थी वो क्या थी, के बाई 4। नेक्स्ट अभी हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया आपके सामने, उसमें कुछ इस तरीके से लगा रखी थी, तो इसमें जो के की इफेक्टिव वैल्यू मिली वो कितनी थी, 4 की। तो इस तरीके से ये हो गया भाई स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, यानी ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि अगर ऐसे उसी स्ट्रिंग में लगी है तो के, पुली से लगी है तो के बाई 4, और रस्सी के पुली से घूम गई तो कितना हो जाएगा, 4 के। अब आ गए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जब घूम के आए तो कॉम्बिनेशन के लिए देखिए हमें मिलेगा क्या, तो ज्यादा से ज्यादा एक स्प्रिंग लगी होगी, कहा जाएगा ये K1 है, फिर ये भाई देखो पुली हो गई, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी हमने, और ये एक ब्लॉक लगा दिया। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और इसका क्या हो गया, K1। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा था उसमें 2 तो आ गए, यानी
पुली से जो स्प्रिंग कनेक्ट थी उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या थी, K/4, और जो ब्लॉक वाली स्ट्रिंग नहीं लगी थी उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या थी, K। कोई चेंज नहीं हुआ। बट इनमें से अगर हम किसी एक स्प्रिंग को काट दें तो हमारा ऑसिलेशन समाप्त हो जाएगा। यानी ये दोनों ही क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। यानी अगर हम इनमें से किसी भी एक स्प्रिंग को कट कर दें तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों स्प्रिंग कैसी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यानी जो ऊपर हमें दिख रही है, ये जो स्प्रिंग दिख रही है, इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होना चाहिए वो K1/4 है, और इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो K2 ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए 1/K इक्विवेलेंट, जो हो जाता 4/K1 प्लस 1/K2, और टाइम पीरियड इसका लिखते तो होता 2π√m/K इक्विवेलेंट, और फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं होता है 1/रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी लिखते तो हो जाता 1/2π√K इक्विवेलेंट अपॉन m। तो इस तरीके से टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन। तो जब दूसरे कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए तो हमने यहाँ पे एक तो ये स्प्रिंग लगाई, तो देखिए ये हमने यहाँ पे बना दिया, कुछ नहीं लगाया यहाँ पे, ये फिर से एक पुली हो गई और यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी, और यहाँ से ले आए और इस ब्लॉक को ऐसे कनेक्ट कर। तो आप अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो इसका K है, या K1 लिख देते हैं, इसे K2 कह दिया, इसे K3 कह दिया, और यहाँ हमने फिलहाल कोई स्प्रिंग नहीं लगाई। तो ये जो K1 है, K1 की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो हमको K1 दिख रहा है, इस K1 की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 4K1। यानी इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है, कि इफेक्टिव अगर लिखते तो क्या हो जाती, 4K1 होना चाहिए। ये जो स्प्रिंग K3 दिख रही है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये K3/4 होगा। और ये स्प्रिंग देखिए उसी स्ट्रिंग में लगी है, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, K2 ही रहेगी। अब इन सब में कोई भी स्प्रिंग हम कट करते हैं तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी ये सब हमेशा ही क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे भी अगर हम लिखें 1/K इक्विवेलेंट, तो ये हो गया भाई 4/K3 प्लस 1/4K1 प्लस 1/K2, और टाइम पीरियड इसका फिर हम लिखते हैं भाई 2π√m/K इक्विवेलेंट, या फ्रीक्वेंसी लिखते 1/2π√K इक्विवेलेंट अपॉन। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, या करते हैं, और करना चाहिए। समझ गए? तो उम्मीद है कि वो 3 फिगर देखने के बाद आप मल्टीपल स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। या चलिए एक और दिखाते हैं आपको। यहीं पे अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग तो ये हो गई, और एक स्प्रिंग ये है, इसको अगर हम कहें ये K2 है, इसको हम कहें K1 है, और ये हो गया ब्लॉक। तो अब देखिए इसकी अगर इफेक्टिव वैल्यू हो जाती है 4K, तो इसकी भी तो इफेक्टिव वैल्यू वही होगी, कि इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 4K2। अब यहाँ भी सीरीज में लिखते तो 1/K इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/4K1 प्लस 1/4K2, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है भाई 2π√m/K इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सब सीरीज में हो गए। पैरेलल में होते हैं तो K1 प्लस K2, ये दिखने में तो पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं, कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि किसी भी एक स्प्रिंग को अगर आप कट करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे कुछ दूसरी तरीके की बातें करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ये सरफेस हो गई और इस सरफेस पे हमने ऐसे एक ब्लॉक रख दिया, कह दिया ये M1 है। फिर ये हमने ऐसे लगा दी एक स्प्रिंग और यहाँ पे ये ब्लॉक हमने कह दिया M2 और ये इसकी नेचुरल है। अब अगर हम इस स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करें या थोड़ा स्ट्रेच करें, तो चलिए अगर हम थोड़ा कंप्रेस करें या थोड़ा स्ट्रेच करें, तो कंप्रेस ही कर दिया हमने। अब इसे हमने अगर कंप्रेस कर दिया, यानी ये वाला ब्लॉक हमारा कितना मूव करके आ गया x1, तो ये वाला ब्लॉक भी हमारा मूव करके आ गया, कितना आ गया भाई x2। अब स्प्रिंग कांस्टेंट देखिए सेम है, स्प्रिंग का फोर्स जो इन दोनों ब्लॉक पे लग रहा है वो सेम है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। और इंटरनल फोर्स की वजह से हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं होता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, स्टेशनरी होगा। अब स्टेशनरी होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन पे जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, K1x1 इज इक्वल टू क्या है, K2x, यानी M1x1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कहेंगे M2x2। अब K यहाँ पे अगर सेम है तो M1x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, M2x2। अब K तो यहाँ पे सेम है तो इसके हिसाब से क्या हो गया भाई, यानी x1 इज इक्वल टू x2। ऐसा नहीं होगा क्योंकि K सेम है तो फोर्स सेम है, फोर्स सेम है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। अब फोर्स तो बराबर लग रहा है बट जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो ये जो बात हमने ऊपर लिखी है ये कभी सही नहीं होती। तो आप लोग इसको, यानी ये जो अभी अभी मैंने लिखा है ये कभी सही नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे। समझ गए भाई, क्या सोचेंगे हमेशा, M1x1 इज इक्वल क्या होगा, M2x2। अब देखिए यहाँ अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना हो गया, K(x1 + x2)। समझ गए भाई, इतनी बात ये समझ में आ गई। अब इतनी सी बात ये समझ में आ गई तो हम यहाँ पे अगर फोर्स लिखें तो फोर्स क्या हो गया, K(x1 + x2)। और अगर हम इस M1 पे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा -M1 d2x/dt। तो यहाँ से मिलेगा d2x अपॉन dt² इज इक्वल हो गया K/m, और ये रहा भाई x1 + x2। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ x1 + x2, यानी यहाँ से अगर हम मान लो x2 निकाल तो x2 क्या हो जाएगा, M1 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई M2। अब x2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो गया d2x अपॉन dt² इज इक्वल टू K/m1, और इधर हो गया x1 + M1 x1 अपॉन M2। समझ गए भाई, चलिए पेज चेंज कर लेते हैं। यानी जो मिला यहाँ पे -d2x अपॉन dt² इज इक्वल टू K/m1, और यहाँ पे अभी हमने लिखा था x1 + M1 x1 अपॉन M2। समझ गए भाई। अब इसे अगर हम x1 कॉमन ले लें, x1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा M2 + M1 अपॉन M2, यानी M2 + M1 अपॉन M2, ये हो गया d2x अपॉन dt²। इतनी बात समझ गए आप। अब ये जो वैल्यू होती है ये क्या होगी, ω² x1। तो ω² x1 क्या हो गया, K/m1 M2, और ऊपर हो गया भाई M1 + M2, और ये रहा भाई x। तो x1 से x1 खत्म तो ओमेगा मिल जाएगा आपको √K(m1 + M2) अपॉन में हो गया देखो M1 + M2। और इससे अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड यहाँ पे मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई √K
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k, यानी इसी को लिखा जाता है T इज इक्वल टू पाई रूट म्यू अपॉन के, और म्यू होता है रेड्यूस मास ऑफ सिस्टम, जिसे कैलकुलेट करने का तरीका है 1 बाई म्यू इज इक्वल टू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रेड्यूस मास सिस्टम का। यहाँ पे 2 ब्लॉक लगे होंगे। अब इस तरीके के देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, तो एक तो डिस्कस कर ही लेते हैं। यानी यहाँ पे देखिए एक ये हो गई ट्रॉली। अब ये जो ट्रॉली दिख रही है, इस ट्रॉली का मास हो गया मान लो कैपिटल, और ये ग्राउंड पे है। इसी में हमने जो है ना एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा रखा है ऐसे, ये हो गया मास स्मॉल। अब देखिए जब ब्लॉक हमारा इधर आएगा तो ट्रॉली उधर जाएगी, ब्लॉक उधर जाएगा ट्रॉली इधर जाएगी, यानी ये दोनों यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो इनका भी जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई रूट म्यू अपॉन के होगा, और यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू जो होगी वही लिखेंगे 1 बाई m1 m प्लस 1 बाई कैपिटल, ये m1 नहीं है भाई m, तो इस तरीके से लिख लेंगे। और अगर यहाँ पे यानी इसी फिगर में हम कहें कि एक नहीं 2 स्प्रिंग लगेगी, यानी ये एक स्प्रिंग हो गई, फिर ये ब्लॉक, इधर भी एक स्प्रिंग हो गई, ये K1 हो गई और ये K2, और ट्रॉली का मास हो गया कैपिटल। तो यहाँ पे जो K इक्विवेलेंट है, क्योंकि इस बार अगर हम किसी भी स्प्रिंग को कट करेंगे तो प्रोसेस बंद नहीं होगा, सिस्टम चलता रहेगा। सिस्टम चलता रहेगा इसका मतलब है कि ये दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2 होगा। और फिर निकालेंगे 1 बाई म्यू, क्योंकि दोनों ही ऑसिलेट करेंगे, तो ये हो गया 1 बाई कैपिटल M प्लस 1 बाई स्मॉल m, और टाइम पीरियड अभी भी होगा इसका 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के इक्विवेलेंट। समझ गए भाई? तो इन दोनों ही केस में हम लोग रेड्यूस मास का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिंगल स्प्रिंग है और वहाँ पे 2 हैं, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल। और देखते हैं छोटा सा, यानी मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा प्लैंक कैपिटल M मास है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया और एक ये ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक को रख दिया गया और ये रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, यानी यहाँ का म्यू क्या है 0। तो ऐसी कंडीशन में भी T इज इक्वल क्या होगा 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के होगा, और म्यू आप समझ चुके हैं कि इसको रेड्यूस मास कहते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका होता है तो इस तरीके से रेड्यूस मास, और उसके बाद टाइम पीरियड आप लोग लिख लेंगे। तो उम्मीद है कि कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी फिर अगली क्लास में हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, जिनमें बहुत सारी स्प्रिंग होंगी और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन होंगे, जिनमें कुछ एनर्जी का भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ टॉर्क का इस्तेमाल होगा, कहीं फोर्स का होगा, यानी मल्टीपल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।